नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र। न्यूज़ वन के सांध्यकालीन समाचार सेवा में आप सभी का स्वागत है। प्रस्तुत है आज की प्रमुख खबरें। भू माफिया के खिलाफ जारी है प्रशासन की कार्रवाई। राष्ट्रीय राजमार्ग 7 में सड़क के किनारे बने ढाबों और दुकानों को ढहाया गया। नियुक्ति पत्र देने के पूर्व ही रद्द कर दी गई चयन प्रक्रिया। अभ्यर्थियों में दिखा आक्रोश। इंदौर से बुक कर लाई गई इनोवा कार को जोरी के समीप कट्टा दिखाकर लूटा। पुलिस की मुस्तैदी से 24 घंटे के अंदर ही बरामद हुई कार। खबर विस्तार से। भूमाफिया के खिलाफ जिला प्रशासन ने कशी कमर। शासकीय भूमि पर किए गए अतिक्रमणों को चिन्हित कर की जा रही कार्रवाई। आज प्रशासन द्वारा लगातार तीसरे दिन राष्ट्रीय राजमार्ग 7 में सड़क से लगी शासकीय भूमि पर अवैध रूप से संचालित किए जा रहे ढाबों एवं दुकानों को जेसीबी से ढहा दिया गया। इस दौरान कार्रवाई करते हुए 3 ढाबों और दुकानों पर जेसीबी चलवा जमींदोज करवा दिया गया। पुलिस प्रशासन एवं नगर निगम दस्ते के द्वारा की जा रही इस संयुक्त कार्रवाई में शहर में शासकीय भूमि के अतिक्रमण को चिन्हित करते हुए बाकायदे अनाउंसमेंट के द्वारा लोगों को सूचित किया जा रहा है। इसके बाद भी जो लोग अतिक्रमण छोड़ने को तैयार नहीं, उनके निर्माण को जमींदोज करने की कार्रवाई की जा रही है। इस दौरान तहसीलदार आरपी त्रिपाठी, सीएसपी सच्चिदानंद प्रसाद, नगर निगम दस्ता प्रभारी राजेंद्र शुक्ल सहित दस्ता के कर्मचारी उपस्थित रहे। प्रस्तुत है तहसीलदार आरपी त्रिपाठी से जानकारी के अंश। ये नहीं, ये कौन है? ये खड़ा है। कार्यवाही हुई थी, क्या कार्यवाही है, किस जमीन पे अतिक्रमण? ये एक्चुअल है क्या कि ये नेशनल हाईवे, ये भारत सरकार की सड़क है, भूतल परिवहन विभाग की, और इसकी सड़क चिन्हित है। बहुत से सारे लोगों ने अवैध ढाबे, अवैध दुकानें संचालित करके वहाँ अवैध गतिविधियाँ कर रहे हैं। चूँकि मध्य प्रदेश शासन द्वारा भी निर्देश है कि अवैध गतिविधियाँ बंद हों, अतिक्रमण बंद हो। शासकीय भूमि में जितने भी अतिक्रमण हैं और ख़ासकर जो बड़े अपने आप को समझते हैं, तो उनका अतिक्रमण जो है भूतल परिवहन विभाग के सहयोग से हटाया जा रहा है। और ऐसे जो भी अतिक्रमण मिलेंगे वो निरंतर हटाए जाते रहेंगे। कितने चिन्हित किए गए हैं? ये तो भूतल परिवहन विभाग हमको सूची दे रहा है और वही बताता है कहाँ टारगेट करना है। हम लोग कानून एवं शांति व्यवस्था के लिए वहाँ मुस्तैद रहते हैं। अनाउंस भी करवाया जा रहा है जी। संबंधित भूतल परिवहन विभाग द्वारा इसके पूर्व 3 दिन पूर्व डुग्गी पिटवाई गई थी। नोटिस दिया गया था, लाउड स्पीकर से इन लोगों को सूचित किया गया था। नगरीय निकाय चुनाव व पंचायत चुनाव की घोषणा के बाद विभिन्न राजनीतिक दलों ने कमर कसना शुरू कर दिया। इसी कड़ी में आम आदमी पार्टी के पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं की पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज सिंह द्वारा संभागीय बैठक वृंदावन गार्डन में ली गई। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार एवं प्रदेश सरकार पर तीखे प्रहार करते हुए कहा कि यदि प्रधानमंत्री लोगों की आंखों में धूल झोंक रहे हैं तो प्रदेश में शिवराज जनता की आंखों में मिर्च झोंकने का कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी अपने कौशल के आधार पर चुनाव लड़ेगी। जिस तरह दिल्ली में केजरीवाल ने अपने काम के नाम पर वोट मांगा और जीत मिली, उसी तरह आम आदमी पार्टी हर जगह अपने कार्य के आधार पर वोट मांगेगी। इस दौरान सेरा सिंह व जिलाध्यक्ष प्रमोद शर्मा सहित अन्य कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी उपस्थित रहे। प्रस्तुत है प्रदेश अध्यक्ष पंकज सिंह से जानकारी के अंश। आम आदमी पार्टी लगातार प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में कार्यक्रम कर रही है। हमारे 7 जोन हैं। 7 जोनों में हमारे 4 जोनल सम्मेलन हो चुके हैं। कार्यकर्ता सम्मेलन है ये, जो हमारे पदाधिकारी हैं उनका सम्मेलन है। इन सम्मेलनों में आम आदमी पार्टी लगातार आगामी नगर निकाय के चुनाव और जो त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव हैं उन चुनावों के लिए रणनीति बना रही है। मैं ये भी कहना चाहूँगा कि पार्टी का जो उद्देश्य है कि जिस तरीके से प्रदेश और देश के अंदर लोकतंत्र की हत्या हो रही है, चुनावों के समय बाहुबल, धन बल, पैसा बल, ये सब चलता है, उसको
हटाकर कैसे जनता के शिक्षा के, स्वास्थ्य के, पानी के, बिजली के, किसानों के, फसल के दाम के मुद्दे चुनावी केंद्र पे आएँ और लोग जो चुनाव पे वादा करें वादे से भटके नहीं। 1 महीने से अन्नदाता देश का अनशन पे, आंदोलन पे बैठा हुआ है। इस ठिठुरती ठंड पे परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ कई लोगों की, 40 से अधिक लोगों की जान चली गई है। और भारतीय जनता पार्टी के नेता, प्रधानमंत्री, उनके मंत्री, उनके कान में जू तक नहीं रेंग रही। जो बातें कह रहे हैं वो कोरी बातें कह रहे हैं। ये दुर्भाग्य की बात है। तो किसान, अन्नदाता के साथ भी खड़े होने का समय ही है। जो तीनों कानून हैं मैं पढ़ा हूँ, उन कानूनों को, मंडी व्यवस्था खतरे में है जिससे किसानों को एमएसपी मिलता था या उनका बाज़ार पे आके सुनिश्चित होता था कि इस दाम पे उनके अनाज बिकेगा, वो खतरे में है। दिन रात की मेहनत, खून पसीने की कमाई से पेट पलता है इस देश का, सब नेताओं का। तो इतना घमंड में ना आए कि अन्नदाता को भूल जाएं। हमारी गुजारिश है कि अन्नदाता की मांगों को तत्काल माना जाए। आम आदमी पार्टी उनके साथ, उनके संघर्ष में, उनके हर मुद्दे पे साथ खड़ी है। प्रदेश सरकार किसान सम्मेलन आयोजित कर रही है और प्रदेश मुखिया शिवराज ने भी कहा है कि किसानों को पूरी आज़ादी रहेगी, वो अपना अनाज कहीं भी बेच सकते हैं और मंडी की बंद नहीं होगी, उन्होंने गारंटी दी है। शिवराज सिंह चौहान तो झूठ बोलने में माहिर है, घोषणावीर है। उन्होंने पिछले 16 वर्षों में खाली घोषणाएं करी हैं। युवा बेरोजगार घूम रहे हैं। महिला अत्याचार के मामले में ये प्रदेश देश में नंबर 1 पे हो रहा है। कुपोषण के मामले में प्रदेश देश पे नंबर 1 हो रहा है। मैं नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो और तमाम एजेंसियों के आंकड़े बोल रहा हूँ। 5 किसान रोज मध्य प्रदेश में आत्महत्या करते हैं। किसान खाद बीज के लिए यहाँ तरस रहे हैं। कहीं कर्जे के नाम पर, कहीं बिजली बिल के नाम पर आत्महत्याएं दिनों दिन बढ़ती जा रही। शिवराज सिंह किस मुंह से कह रहे हैं? वो तो बसें लगाकर जैसे तैसे करके सम्मेलन बुला रहे हैं। उसी सम्मेलन में जो किसान पहुंचते हैं वो बोलते हैं कि हम तो किसान सम्मेलन के साथ हैं, यहाँ हमें लाया गया था तो हम आ गए थे। किसान भोले भाले हैं, उनका फायदा उठा रहे हैं शिवराज। विशेष क्या मुद्दे रहेंगे आगामी चुनाव को लेकर के? आगामी चुनाव देखिए, आम आदमी पार्टी हमेशा जनता के मुद्दों पे चुनाव लड़ती है। न केवल चुनाव लड़ती है, हम चुनाव जीतने के बाद जनता के लिए काम करते हैं। हमने दिल्ली में बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, महिलाओं की सुरक्षा, किसानों को 20,000 रुपये प्रति एकड़ मुआवजा देने के बाद तमाम तरह के काम, सड़क नाली, ये तो हमने तत्काल बना ही दिए। घर घर पीने का पानी पहुंचाया। मध्य प्रदेश से बिजली दिल्ली सरकार खरीदती है, देश की सबसे सस्ती बिजली और 200 यूनिट तक मुफ्त में बिजली देती है। मध्य प्रदेश में मामा जी सबसे महंगी देश की बिजली जनता को देते हैं। जब चुनाव आता है 1 महीने माफ करके अगले महीने 3 महीने को वसूल लेते हैं। तो ये आम आदमी पार्टी तो जनता के मुद्दे पे काम करने वाली पार्टी है। चुनाव में हम लगातार जवाब दो, हिसाब दो यात्रा प्रदेश के सभी वार्डों में चला रहे हैं, रीवा में भी चलाएंगे। उस यात्रा के दौरान जनता के मुद्दे हम चिन्हित कर रहे हैं। उन्हीं मुद्दों पे हम चुनाव लड़ेंगे और मैनिफेस्टो बनाकर लोगों को बताएंगे कि ये काम हम आपको लिए करने वाले हैं। उन कामों को करेंगे भी। साथ ही जो पिछले भ्रष्टाचार रहे हैं पार्षदों के, महापौरों के, इसके आगे चाहे वो विधायक हो, मंत्री हो, उनके भ्रष्टाचार लगातार आम आदमी पार्टी उजागर करती रहेगी और यहाँ हम काम करते रहेंगे। 1 वर्ष पूर्व शुरू हुई प्रक्रिया में नियुक्ति पत्र देने के पूर्व ही रद्द कर दी गई चयन प्रक्रिया, जिसके बाद चयनित अभ्यर्थियों ने जताया आक्रोश। विगत 1.5 वर्ष पूर्व रीवा के सुपर स्पेशलिटी चिकित्सालय के संचालन के लिए नर्सेस की भर्ती के लिए विज्ञप्ति निकाली गई थी, जिसमें शासकीय महाविद्यालय के छात्रों एवं अनुभवी को प्राथमिकता दिए जाने की सूचना भी छपी और इस आधार पर चयन प्रक्रिया संपन्न हुई, जिसमें 150 रिक्त जगहों के लिए शासकीय महाविद्यालय के मात्र 3 छात्रों ने रुचि दिखाई, जिनका चयन हुआ। शेष सीटों पर प्राइवेट छात्रों का चयन किया गया, जिस पर उक्त सभी अभ्यर्थी अपने नियुक्ति पत्र का इंतजार करते हुए पूर्व के कार्यों को छोड़ दिया। वहीं अब पुनः प्रबंधन प्रशासन द्वारा उसी विज्ञप्ति को पुनः जारी कर भर्ती की प्रक्रिया शुरू कर, जिसका विरोध उक्त चयनित अभ्यर्थियों ने शुरू कर दिया। प्रस्तुत है अभ्यर्थियों सहित डीन डॉक्टर मनोज इंदुलकर से जानकारी के अनुसार। अगर वो वैकेंसी जो लोगों जो इंदौर वाले बात हुई थी, गलत इंटरप्रेट तो ये प्रक्रिया तो हो चुकी है सर, तभी तो पूरी फाइनल लिस्ट निकली है सर। आपका कहने का मतलब है कि इनकी मंशा ये है कि ये नियुक्ति को रद्द करके दूसरी नियुक्ति फिर से की जाए? नहीं, इन्होंने वैकेंसी निकाल दी है। 141 कैंडिडेट्स की ऑलरेडी वैकेंसी अभी फिर से निकाल दी उसी विज्ञप्ति के आधार पे। और उसके बाद आप कह रहे हैं कि जैसे फॉर्म आएंगे उसके बाद क्या होगा
कि जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज के बच्चे होंगे वो सिलेक्ट करेंगे ये, उसके बाद जो बचेगा उसमें से हमें सिलेक्ट करेंगे, मतलब हमारे मार्क्स के अकॉर्डिंग हमें सिलेक्ट किया जाएगा। तो हमारा कहना ये है कि हम जितने भी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं पहले उन्हें ज्वाइनिंग दी जाए, उसके बाद ही अलग विज्ञप्ति निकाली जाए, अलग वैकेंसी निकाली जाए। मैडम इसमें नया क्या है उसमें पहले? सर एक्चुअली हुआ क्या था कि इन्होंने क्या किया कि पहली जो विज्ञप्ति आई थी इसमें इन्होंने सरकारी कॉलेज को इन्वाइट किया था, उसमें बच्चे आए थे, सिर्फ 3 बच्चे सेलेक्ट हुए। ठीक है, सरकारी कॉलेज के लिए प्राथमिकता इन्होंने दी थी, उसमें 3 सेलेक्ट हुए और जितनी बची उसमें सब प्राइवेट कॉलेज से जितने उत्तीर्ण थे उनको इन्होंने दे दिया। उसके बाद ये इन्हीं की स्टेटमेंट थी और इसके बाद इन्होंने अब क्या किया कि वापस से वैकेंसी निकाल दी। हम लोग की चयनित प्रक्रिया की जो लिस्ट है उसको होल्ड में करके दूसरी इन्होंने वैकेंसी निकाल दी और उसमें सिर्फ इनका स्टेटमेंट ये है कि जो शासकीय कॉलेज से उत्तीर्ण हैं जीएनएम और बीएससी के, सिर्फ उनको हम लेंगे पहले और उसके बाद अगर बचती है सीटें तो प्राइवेट कॉलेज वालों को हम देंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अखिल पांडे है और ये प्रक्रिया 1 साल से चल रही है। 1 साल से हम लोग यहाँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आए, उसके बाद इंटरव्यू लिया गया, फिर प्रोविजनल रिजल्ट दिया इन्होंने, फिर मेन रिजल्ट दिया, हम लोग की फाइनल लिस्ट है और आज हम लोग 1 साल से इसी के लिए चक्कर काट रहे हैं और प्राइवेट संस्था में जहाँ काम करते थे वहाँ से छोड़ के सिर्फ इसी की उम्मीद में हम लोग हैं। इसमें ऐसा है कि शासन के दिशा निर्देश आए थे 17 नवंबर को, जिसके तहत शासन की जो मंशा थी कि जो शासकीय महाविद्यालयों से निकले स्टूडेंट है, नर्सिंग स्टूडेंट, प्राथमिकता उनको पहले दी जाएगी। और उसके बाद ऐसा नहीं है, इनका जो कहना है, उनका ये कहना था कि इसमें जो डिले हुआ है और इसी दौरान ये शासन के दिशा निर्देश आ गए, इस वजह से थोड़ा सा उनके मन में असंतोष है। हम लोगों ने जवाब दिया है कि जब शासन इस प्रक्रिया में पूर्ण शासकीय छात्राओं को न ले पाएगी, वैसी परिस्थिति में इन लोगों को लिया जाएगा, ऐसा इनको हम लोगों ने आश्वासन दिया है। पहला विज्ञापन जो निकला था उसमें भी शासकीय कॉलेज के बच्चों को इनवाइट किया गया था और इस बार भी वही किया जा रहा, तो फिर दोनों में डिफरेंस क्या होगा? नहीं, इस बार उन्होंने कहा है कि केवल उनको शासकीय ही लेना है। प्रथमतः एक बार जब निकला था उसमें कहा गया था शासकीय जो छात्राएँ पास होकर निकली है इंदौर कॉलेज से, उन्हें लिया जाए। तो उसमें तकरीबन 9 जो है शासकीय छात्राएँ जो वहाँ से पास हुई थी उनको लिया गया था। तत्पश्चात फिर शासन ने ओपन किया था, फिर उसके बाद अभी दिशा निर्देश यही है कि शासकीय है इन्हीं से ही लेना है। तो शासकीय का आदेश बहुत पूर्व से थे। अभी हम लोगों ने इनको आश्वासन दिया है कि अगर शासकीय छात्रा है जो शासकीय कॉलेज से पास नहीं होती है तो वैसी परिस्थितियों में जो हमारी ये जो मेरिट लिस्ट है इसी में से फिर इनकी भर्ती की जाएगी, ऐसा इन्हें कहा गया है और हम लोगों ने इसका जवाब दिया। कंफर्मेशन है कि नहीं, फिर पता चले कोई और डेट आ जाए तो फिर ऐसे ये बढ़ता जाए और डिले होता जाए। 1.5 साल हो चुके हैं अभी तक ये प्रक्रिया में और देखिए प्रक्रिया में इनको होल्ड में रखा गया और हम लोगों ने फिर भी पूरी कोशिश है कि जितना जल्द हो उतना जल्द ये प्रक्रिया को पूरी करें, क्योंकि नियुक्ति पत्र मिलते फिर ये इसको कैंसिल किया जाना ये बड़ी बात होती है। प्रक्रिया में समय तो लग ही जाता है क्योंकि सब पूरे स्क्रूटनी में सबसे अधिक समय लगता है। ओबीसी महासभा के पदाधिकारियों द्वारा संभागीय अध्यक्ष पप्पू कनौजिया के नेतृत्व में आज प्रधानमंत्री एवं प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम 2021 में होने वाली जनगणना में ओबीसी कॉलम जोड़ने को लेकर एसडीएम कार्यालय में तहसीलदार निवेदिता को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन पत्र में कहा गया कि आज़ादी से लेकर आज तक ओबीसी समाज की जनगणना नहीं हुई, जिनसे देश की आधी से ज़्यादा आबादी उनकी है। वहीं उनकी संख्या के हिसाब से उनको उनका हक और अधिकार नहीं मिल पा रहा, जिसके कारण एक बड़ा तबका आर्थिक एवं सामाजिक रूप से पिछड़ता जा रहा है। वहीं कॉलम बनाए जाने के बाद स्पष्ट आंकड़े आ जाएंगे कि ओबीसी समाज की कितनी संख्या है। प्रस्तुत है संभागीय अध्यक्ष पप्पू कनौजिया एवं पुष्पराज सिंह से जानकारी के अंश। कार्यक्रम चल रहा है, उसी तहत आज रीवा में हम लोगों ने ज्ञापन देने का काम करेंगे और जो जाति जनगणना है उसका कॉलम जोड़े जाने के संबंध में ज्ञापन दे रहे हैं। इसी संबंध में हम लोग ओबीसी समाज द्वारा ज्ञापन देने आए हैं। किसके नाम है ज्ञापन ये राष्ट्रपति के नाम, प्रधानमंत्री के नाम पर दिया जाएगा और एसडीएम को देंगे हम लोग यहाँ पर। ज्ञापन कई बार सौंप चुके हैं लगातार, लेकिन ये किस तरह सरकार है कि सबकी जनगणना हो गई है लेकिन ओबीसी की जनगणना 1931 में हुई है, उसके बाद आज तक नहीं हुई है। इस तरह आज हम लोग पूरे देश में 21 तारीख से हमारा ओबीसी महासभा चल रहा है, उसी तरह रीवा में हम लोग फिर ज्ञापन दे रहे हैं। महासभा परिवार की ओर से जो आगामी जनगणना चालू होगी 9 फरवरी को, उसमें जो जनगणना हो रही है उसमें हम लोग ओबीसी का जो कॉलम है उसको जोड़ने के लिए हम लोग आज ज्ञापन देने आए हैं। विगत 1 वर्षों से इस मुद्दे को लेकर हम लगातार सरकार से बात करते आ रहे हैं।
सरकार से पत्र व्यवहार करते आ रहे हैं शांतिपूर्ण तरीके से, गांधीवादी तरीके से, कि जो जनगणना हो रही है उसमें जो है ओबीसी का कॉलम जोड़ा जाए। ओबीसी का कॉलम क्यों जोड़ा जाए ये सरकार जानती है, इसलिए नहीं जोड़ना चाह रही है। आज तक देश के अंदर जब जनगणना हुई थी तब देश आज़ाद नहीं हुआ था 1931 में, और जो ये ओबीसी समाज है वो पिछड़ा समाज है और ये हर रूप से पिछड़ा है। आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से, शिक्षा में पिछड़ा हुआ है। ऐसा कोई सेक्टर नहीं है जहां ओबीसी समाज का व्यक्ति पिछड़ा नहीं है। तो जो ये जनगणना होगी उसके आंकड़े आएंगे, उसमें सरकार को पता है कि हर दूसरा व्यक्ति जो है ओबीसी समाज का है, तो इसके लिए एक अलग से प्लानिंग करनी पड़ेगी, इसके लिए अलग से बजट देना पड़ेगा जिससे इनकी आर्थिक स्थिति सुधरे। इसलिए सरकार जनगणना नहीं करा रही है। हम सरकार से ये मांग करते हैं कि अगर हमारी जनगणना नहीं कराई गई तो जिस तरह देश के अंदर एक बड़ा किसान आंदोलन चल रहा है, तो हमको गांधीवादी तरीके से आगे निकलना पड़ेगा। हमको रोड जाम करनी पड़ेगी, हमको सड़क जाम करनी पड़ेगी, संसद का घेराव करना पड़ेगा, विधानसभा का घेराव करना पड़ेगा। इसके लिए सरकार हमको मजबूर कर रही है, क्योंकि जब तक किसी की संख्या का पता नहीं होता है तब तक उसके लिए सरकार कोई भी बजट का प्रावधान नहीं करती है, उसके विकास का कोई प्रावधान नहीं होता है। सरकार हर हाल में ओबीसी समाज को गर्त में डालना चाहती है, ओबीसी समाज को केवल वोट बैंक के रूप में उपयोग करना चाहती है। तो हम लोग केवल वोट बैंक नहीं है इस देश में कि केवल हम लोग वोट बैंक हैं, हम लोग इस देश के नागरिक हैं और हमारा भी पूर्ण हक इस देश के संसाधनों पर है और हमारा पूर्ण हक है कि जो संविधान में प्रदत्त अधिकार हमको दिए गए हैं, मौलिक अधिकार, कि हमारा भी जीवन स्तर अच्छा हो, हमारे भी बच्चे पढ़े लिखे, हम भी हर सेक्टर में जो अपना प्रतिनिधित्व दे सकें। आप देखेंगे कि पूरे देश के अंदर ओबीसी का व्यक्ति केवल 0.4% से ज़्यादा नौकरियों में नहीं है। आज आप व्यवसाय का सेक्टर देख लेंगे तो 1% में भी व्यवसायी जो है ओबीसी समाज का नहीं है। राजनीति की स्थिति में देख लेंगे तो महज 2 से 3%, 4% लोग ही राजनीतिक रूप से सक्षम लोग हैं, जबकि हमारी संख्या 50% है 1931 के हिसाब से। उसके बाद 1000 से ज़्यादा जातियों को ओबीसी समाज में जोड़ा गया। इस आंकड़े को हम एक अनुमानित आंकड़ा जो मानते हैं, 65% आबादी जो है ओबीसी समाज की है। तो क्या 65% जो है राजनेता ओबीसी समाज से हैं? 65% मुख्यमंत्री क्या ओबीसी समाज से हैं? 65% कर्मचारी क्या ओबीसी समाज से हैं? आपको आर्थिक रूप से संपन्न लोग क्या कहीं 65% ओबीसी समाज के दिख रहे हैं? नहीं दिख रहे हैं। इन्हीं मुद्दों को लेकर आज हम जो है अंतिम बार सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि जो 9 तारीख से जनगणना होगी उसमें जातिगत कॉलम जोड़ दिया जाए। नहीं, इसके आगे जो भी होगा वो समस्त जो है जवाबदारी शासन और प्रशासन की होगी। इसके साथ साथ संपूर्ण जवाबदारी भारत सरकार की होगी, मध्य प्रदेश सरकार की होगी। पुष्पराज सिंह मिथौरी। विगत दिवस पूर्व बंदरवानी जिला देवास निवासी राहुल लोवंसी ने सिटी कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि अंकित पांडे नामक युवक इंदौर से अभी ट्रेवल से एक इनोवा बुक कराकर रीवा लाया था, जो कि जोरी के समीप कट्टा दिखाकर मारपीट करते हुए कार लूटकर भाग गया। जिसके बाद सिटी कोतवाली पुलिस द्वारा पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार सिंह एवं एडिशनल एसपी शिव कुमार वर्मा के निर्देश पर व सीएसपी सच्चिदानंद प्रसाद के मार्गदर्शन पर एक टीम बना साइबर सेल की मदद से लोही ओवरब्रिज के समीप निवासी संदेही आकाशदीप जायसवाल को पकड़ा और कड़ी पूछताछ की, जिसने अपने साथी के अंकित पांडे उर्फ छोटू निवासी टेहरा थाना गढ़ की मदद से उक्त घटना को अंजाम देने की बात को स्वीकार किया। जिसके बाद आकाशदीप की निशानदेही पर पांडे टोला से इनोवा कार क्रमांक MP 22T1786 को बरामद कर लिया गया है। प्रस्तुत सिटी कोतवाली थाना प्रभारी आदित्य प्रताप सिंह से जानकारी के अंश। ये दोनों और एक है मेन आरोपी इसमें अंकित उर्फ छोटू पांडे, ये दोनों प्लान करके अंकित इंदौर यहाँ से गया, वहाँ पर एक प्राइवेट ठेकेदार के पास मजदूरी का काम करने लगा और वहीं से फिर उसने एक अभी ट्रेवल्स है इंदौर में, वहाँ से एक उसको धोखा दे करके अपनी फर्जी पता वता नोट करा करके और एक इनोवा बुक किया और बुक करके रीवा ले आया कि हमको माँ बाप को लाना है अपने। और जब रीवा आ गया वहाँ से एक अपने दोस्त को भी लेके आया साथ में कि चलो तुमको घुमा लाते हैं रीवा। उसको भी नहीं घटना के बारे में कोई जानकारी नहीं दिया था। और यहाँ जोरी पे आने के बाद चाय पिया साथ में, तीनों साथ में पिए। उसके बाद चोरी तालाब है वहीं पर, तो वहाँ फ्रेश होने के नाम पर तीनों गए कि चलो फ्रेश हो ले, फिर चलते हैं घर माता पिताजी को लेने। और जब तालाब के पास गए तो वहाँ पर वो कट्टा वट्टा दिखा करके उसको ड्राइवर को गाड़ी लेकर के भाग गया। भागने के बाद जो अपना जिसके साथ पहले से इसकी प्लानिंग थी कि गाड़ी को ले आकर के फिर बाहर ले जाके बेचेंगे, तो उससे बात किया। उसके बाद फिर ये दोनों मिल करके गाड़ी लेके
और रवाना हो गए थे। दूसरा सूचना आने पर इसमें अपराध पंजीबद्ध कर साइबर सेल के माध्यम से, साइबर सेल का इसमें बहुत अच्छा योगदान रहा, उनके द्वारा लोकेशन ट्रेस करके और वाहन को जब्त कर लिया गया है। एक आरोपी पकड़ लिया गया है, एक आरोपी मौके से भाग गया है, जिसको तलाश की जा रही, तत्काल पकड़ लिया जाएगा। फरार नशा कारोबारी द्वारा शासकीय जमीन पर अतिक्रमण कर बनाए गए आलीशान मकान को पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों ने जमींदोज करवा दिया एवं उसके द्वारा अतिक्रमण की गई जमीन को भी मुक्त करवा दिया गया। गुड़ थाने के इटार पहाड़ में फरार नशा कारोबारी मुकेश जायसवाल ने शासकीय जमीन पर कब्जा कर लिया था। वहीं सीतापुर मार्ग में उसने सड़क के किनारे करीब 20,000 स्क्वायर फीट जमीन पर कब्जा कर आलीशान मकान बनवाया और जमीन के शेष हिस्से में बालू व ईंट गिरवाकर कारोबार करता था। पुलिस विभाग ने उसकी जमीन के संबंध में जानकारी एकत्रित की और राजस्व विभाग को कार्रवाई के लिए पत्र लिखा था, जिसके बाद मंगलवार को एसडीएम राहुल नायक एवं गुड़ थाना प्रभारी अरविंद सिंह राठौर के नेतृत्व में भारी पुलिस बल की उपस्थिति में घर व दुकान पर दोपहर जेसीबी की मदद से उसके द्वारा बनाए गए मकान को जमींदोज कर दिया। वहीं इसके एक दिन पूर्व प्रशासन ने सातिर वर्मा इरशाद अली द्वारा किए गए अतिक्रमण को भी गिराया था। वहीं लगातार हो रही कार्रवाई से अपराधियों और नशा कारोबारियों में हड़कंप मच गया है। प्रस्तुत है जानकारी के अंश। ये हमारे मुख्यमंत्री महोदय का जो निर्देश है कि प्रदेश में माफियाओं के विरुद्ध कार्रवाई की जानी है। इसमें गुंडे, बदमाश, आपराधिक तत्वों जिन्होंने शासकीय संपत्ति पर कब्जा कर रखा है, उनके खिलाफ लगातार अभियान के तौर पर अभी 2 दिन पहले कार्रवाई की गई थी। कल भी कार्रवाई हुई, जिसमें एक सफ़ेदपोश माफियाओं ने मंदिर की आड़ में करीब नहीं है तो 1 एकड़ से अधिक ज़मीन नेशनल हाईवे वालों की हथियार रखी थी, उस पर कब्जा कर रखा था लंबे समय से। वो मुक्त कराई गई प्रशासन के साथ मिलके। उसी क्रम में गुड़ में भी एक अपराधी है जो मुकेश जायसवाल जिसका नाम है, उम्र 45 वर्ष है, उसके ऊपर 5 मुकदमे दर्ज हैं, जिसमें उसमें गांजा कोरेस तस्करी के भी 3 मामले दर्ज हैं, अड़ीबाजी का भी मामला दर्ज है। इसके जानकारी लगी थी कि इटार का रहने वाला है, इटार में इसका अच्छा खासा घर है, लेकिन इसने मुख्य मार्ग पर आकर करीब नहीं है तो 1 एकड़ से अधिक ज़मीन पर कब्जा कर रखा है। 2-2.5 हज़ार स्क्वायर फीट पर एक निर्माण कर रखा है, जिस पर ये अवैध गतिविधियाँ संचालित करता था। साथ ही वहाँ से कॉरेक्स वगैरह की भी सप्लाई की लगातार पुलिस को सूचना मिलती थी। प्रशासन के साथ मिलके कल इसके विरुद्ध कार्रवाई करके उस पूरा ढांचे को गिरा दिया गया और उस पर पूरा शासकीय स्वामित्व स्थापित कर लिया गया है वापस से। इसने एक बोर भी करा रखा था, उस बोर को भी हमारे एसडीएम साहब ने मिलकर उसमें सार्वजनिक रूप से उसको जनता के लिए चालू करा दिया है। उसको गिरफ्तार भी किया गया, एक मामले में फरार भी चल रहा था एनडीपीएस के, उसमें उसको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। चलते चलते आज की प्रमुख खबरें एक बार पुनः। भू माफिया के खिलाफ जारी है प्रशासन की कार्रवाई। राष्ट्रीय राजमार्ग 7 में सड़क के किनारे बने ढाबों और दुकानों को ढहाया गया। नियुक्ति पत्र देने के पूर्व ही रद्द कर दी गई चयन प्रक्रिया। अभ्यर्थियों में दिखा आक्रोश। इंदौर से बुक कर लाई गई इनोवा कार को जोरी के समीप कट्टा दिखाकर लूटा। पुलिस की मुस्तैदी से 24 घंटे के अंदर ही बरामद हुई कार। आज की खबरों में बस इतना ही। कल पुनः उपस्थित होंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।